नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु मिश्रा। हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस पार्टी की भद्द पिट रही है और ऐसे में दोनों राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार चुकी है, तो हरियाणा में उसके लिए नई मुसीबत ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद कांग्रेस खेमे में बवाल मच गया है। तो चलिए पूरी कहानी आपको बताते हैं, जिसने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा कर रखी है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है। कांग्रेस की हार की प्रमुख वजह गुटबाजी को ही माना गया था और अब इसी गुटबाजी के कारण हरियाणा में नेता विपक्ष कौन होगा, पार्टी इसका फैसला नहीं कर पा रही है। हरियाणा में 8 अक्टूबर को चुनाव नतीजे आए थे और तब से अब तक 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन कांग्रेस उसी उलझन में है कि हरियाणा में इस पद पे कौन सा नेता बैठेगा। इसे लेकर पार्टी की अच्छी खासी किरकिरी भी हो रही है। इस बीच नायाब सिंह सैनी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से कहा कि वो जिस सरकारी आवास में रह रहे हैं उसे खाली कर दें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चंडीगढ़ के सेक्टर 7 में मौजूद कोठी नंबर 70 में रहते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि फरीदाबाद से विधायक और नायाब सिंह सैनी सरकार में मंत्री विपुल गोयल को इस कोठी में रहना चाहते हैं और इसके बाद तुरंत ही सैनी सरकार ने हुड्डा को नोटिस जारी करके कोठी को खाली करने को कह दिया। हरियाणा का पावर सेंटर थी ये कोठी। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि सरकार की ओर से नोटिस भेजा जाना एक समान प्रक्रिया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हुड्डा ने बताया कि उन्हें इस मकान को खाली करना होगा, वरना इसका किराया देना पड़ेगा। हुड्डा ने इस कोठी को जब वो मुख्यमंत्री थे तब हरियाणा में पावर सेंटर माना जाता था। उस दौरान इस घर में हुड्डा के तत्कालीन प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी MS चोपड़ा रहा करते थे। 2014 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस की हार हुई थी तब भी ये कोठी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ही रही और 2019 की हार के बाद भी। अब सवाल इस बात का है कि आखिर कांग्रेस हरियाणा में नेता विपक्ष का चयन क्यों नहीं कर पा रही है। क्या पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता विपक्ष नहीं बनाना चाहती है? हरियाणा कांग्रेस में हार के बाद हुड्डा शैलजा गुट के नेताओं पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व को लगा सदमा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली हार न सिर्फ हरियाणा कांग्रेस के लिए बल्कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी बहुत बड़े सदमे की तरह है। राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने दावा किया कि हरियाणा में हर हाल में कांग्रेस की ही जीत होगी, लेकिन बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में वो कामयाब हुई। पिछले महीने जब कांग्रेस ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, उसे लेकर भी हरियाणा में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रोहतक से सांसद उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को स्टार प्रचारक की सूची में जगह नहीं दी थी, जबकि सियासी तौर पर हुड्डा के विरोधी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला का नाम स्टार प्रचारक की सूची में था। इससे बड़ी बात यह है कि इस सूची को सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा ने दस्तक के द्वारा जारी किया गया था। हरियाणा कांग्रेस में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीतिक लड़ाई के किस्से राज्य की राजनीति में सक्रिय लोगों से सुने जा सकते हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में मिली हार से कांग्रेस हाईकमान हैरान तो है ही, वो राज्य में पार्टी नेताओं के बीच आपसी लड़ाई से भी बेहद नाराज है। विधानसभा चुनाव के नतीजे की समीक्षा के दौरान ये बात खुलकर सामने आई थी कि राहुल गांधी ने पार्टी की हार के लिए नेताओं को फटकार लगाई थी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान ही इसको लेकर लड़ाई शुरू हो गई थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार की वजह हुड्डा और शैलजा गुट की आपसी लड़ाई को ही माना गया। हरियाणा में सरकार बनने के बाद विधानसभा का एक सत्र भी हो चुका है।
लेकिन इस दौरान भी विपक्ष के नेता का चयन पार्टी अभी तक नहीं कर पाई है। दमखम वाले नेता हैं हुड्डा। सवाल यह है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व आखिर क्या चाहता है? क्या वो हुड्डा की जगह किसी दूसरे विधायक को विपक्ष का नेता बनाना चाहता है? उससे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो ऐसा कर पाएगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा की ताकत किसी से कम नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद नेता विपक्ष जैसा बड़ा पद भी उन्होंने ही संभाला। हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद हुड्डा का कद और बढ़ गया, क्योंकि पार्टी ने 2019 में 0 सीट हासिल की थी, बढ़कर ये सीट 5 हो गई। इस जीत से उत्साहित होकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में एक तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड दिया था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद सारे अनुमान और विश्लेषण धरे के धरे रह गए। बीजेपी ने 90 सीटों वाली हरियाणा की विधानसभा सीट में 48 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली थी। इनेलो को 2 सीट मिली और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते थे। हुड्डा ने दिखाया था दम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता विपक्ष के पद पर अपनी दावेदारी को पुरजोर तरीके से आगे रख रहे हैं। उन्होंने चुनाव नतीजों के बाद अपने बंगले पर कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी बुलाई। इसमें हरियाणा में कांग्रेस के 37 में से 32 विधायक पहुंचे। हुड्डा ने पार्टी आला कमान को दिखाया था कि अभी भी हरियाणा कांग्रेस में उनकी टक्कर का कोई नहीं है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से बातचीत में बताया कि नेता विपक्ष के लिए अधिकांश विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में हैं और उनको ही ये पद देना चाहिए, ये सभी चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। अगर पार्टी हाईकमान हुड्डा को इस पद पर नहीं बैठाएगा तो ऐसी बहुत संभावना है कि उनके खेमे से किसी नेता को नेता विपक्ष बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में हुड्डा खेमे से बेरी से विधायक रघुवीर कदियान, थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा, झज्जर से विधायक गीता भुकाल का नाम सबसे आगे चल रहा है, जबकि शैलजा खेमे की ओर से पंचकुला के विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई का नाम चर्चा में है। अब देखना होगा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नजरअंदाज कर पाएगा। दिल्ली से कितनी दूर हो गई कांग्रेस? वहीं दूसरी तरफ हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की करारी हार का साइड इफेक्ट क्या दिल्ली में दिखेगा? 2 वजह से यह सवाल चर्चा में है। पहली वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस को लगातार घटता जनाधार देखने को मिल रहा है और दूसरी वजह है कांग्रेस की तैयारी। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है, वहीं कांग्रेस अब तक सिर्फ संगठन के ही कील कांटे को दुरुस्त करते हुए नजर आ रही है। दिल्ली में अब से 3 महीने बाद यानी 2025 के फरवरी में विधानसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के उत्थान की बात कही जा रही थी, लेकिन जिस तरह पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है, उससे पार्टी सकते में आ सकती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को बढ़त मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी दोनों ही राज्यों में बुरी तरह से हार गई। महाराष्ट्र में उसके पास नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी नहीं बची है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हरियाणा में भी उसे 50% सीटें मिली थीं। दिल्ली में बढ़ सकती है टेंशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुख्य लड़ाई है। कांग्रेस के लगातार हार को आप मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आप दिल्ली की जनता को ये बताने की कवायद में जुटी है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही दिल्ली में बीजेपी को हरा सकते हैं। आपका ये दाव अगर हिट होता है तो दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील नहीं हो पाएगा। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में बिना चेहरा घोषित किए मैदान में उतरी थी। दोनों जगह पर कांग्रेस को नुकसान ही मिला। दिल्ली में भी कांग्रेस बिना फेस लड़ने की तैयारी में नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल सीएम फेस हैं, तो बीजेपी मोदी के चेहरे पर मैदान में उतरने की तैयारी में है। बीजेपी
लोकल लेवल पर मजबूत नेताओं को मैदान में उतारेगी। अब तक का जो सिनेरियो देखा गया है उसके मुताबिक बीजेपी को हारने वाली पार्टी का मुसलमानों का एक तरफा वोट मिलता रहा है। बिहार में आरजेडी, यूपी में सपा और बंगाल में तृणमूल इसका उदाहरण है। दिल्ली में अगर ये माहौल बनता है तो बीजेपी को सिर्फ आप हरा सकती है, तो मुस्लिम वोटर्स अरविंद केजरीवाल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। दिल्ली में मुसलमानों की आबादी 12% के करीब है। दिल्ली में कांग्रेस के भीतर उथल पुथल मची हुई है। पिछले एक महीने में वीर सिंह भिंगान, सुमेश शौकीन और चौधरी मतीन अहमद जैसे कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के कई और नेता भी पार्टी छोड़ सकते हैं। दिल्ली की सियासत में कांग्रेस पार्टी एक वक्त में अजेय थी, लेकिन 2013 के बाद उसका लगातार जनाधार घटता नजर आ रहा है। 2020 के चुनाव में आपको एक भी सीट नहीं मिली थी, उसके वोट प्रतिशत में भी कमी आई है। 2015 में आपको करीब 9.70% वोट मिले थे, जो 2020 में घटकर 4.26 रह गए। कांग्रेस के लिए इसलिए भी राह मुश्किल। 2013 के बाद से कांग्रेस के पास दिल्ली में कोई भी चेहरा नहीं है। पहले शीला दीक्षित दिल्ली कांग्रेस के भीतर चेहरा थी, लेकिन अब उनका निधन हो चुका है। जयप्रकाश अग्रवाल और सुभाष चोपड़ा पार्टी के कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वो उम्र दराज हो गए हैं। पार्टी की कमान वर्तमान में देवेंद्र यादव के पास है, लेकिन पूरे दिल्ली में उनकी भी मजबूत अपील नहीं है। कांग्रेस की राह मुश्किल होने की ये भी एक वजह है। आपने कैंडिडेट किए घोषित, बीजेपी की टीम गठित। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आपकी तरफ से घोषित 11 उम्मीदवारों में से 6 दूसरी पार्टी से आए हुए नेता हैं। आपने उन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं जहां पार्टी की स्थिति कमजोर है। दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव में नैरेटिव सेट करने और कैंपेन करने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी टीम बनाई है। यही टीम पूरे चुनाव का मैनेजमेंट देखेगी। 70 सदस्यीय वाली दिल्ली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है, यानी कुल मिलाकर कांग्रेस दोनों तरफ से फंस गई है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।